नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में आज से जाति सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसको लेकर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति सूचीबद्ध की जाएगी, उपजाति नहीं। उन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे करने वालों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें, बिहार में जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से नीतीश कुमार और आरजेडी मांग कर रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर दोनों दल एक साथ भी नजर आए थे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी भी घिर गई, इसलिए विरोध नहीं किया जा सका। नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में चला रहे थे और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे। बिहार में हो रहे कास्ट सर्वे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है और इसको ऐतिहासिक कदम बताया है। इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इस सर्वे को लेकर बीजेपी डरी हुई है और वो कतई नहीं चाहते थे कि जाति आधारित सर्वेक्षण हो। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार से सही आंकड़े लोगों के सामने ना आ पाए। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले ही हो गया था। लालू जी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसे लेकर हम सड़क पर भी उतरे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई भी थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसका डेटा करप्ट बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि जब मैं विरोधी दल का नेता था तो हमने इसका प्रस्ताव रखा था। इसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग मिला। हम सब भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि ये होना चाहिए। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर कल हुई धक्का मुक्की के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की असंवैधानिक नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान हुए हंगामे के एक दिन बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए राजघाट के पास विरोध प्रदर्शन किया। आपके पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं, उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 600 परिवारों को वहां से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। इन सभी लोगों के घरों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और निश्चित रूप से उनका जीवन खतरे में है। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पिछले साल नवंबर से अब तक लगातार शिकायत करने के बाद भी राज्य सरकार नहीं चेती और उसने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें, पिछले कई दिनों से जोशीमठ के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कई परिवार पहले ही घर छोड़ चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को जिन जगहों पर शिफ्ट किया है वहां पर रहना आसान नहीं, क्योंकि लोग अपने पुराने और बड़े घरों को छोड़कर एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रभावित लोग इन दिनों लगातार जोशीमठ तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल घरों में ही नहीं, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 में भी चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और ये धंस गया है। निश्चित रूप से ये किसी बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि इस रास्ते से बद्रीनाथ धाम से लेकर भारत चीन सीमा के अंतिम गांव तक लोग जाते हैं। जोशीमठ के धंसने और इसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ शहर में सभी तरह की निर्माण परियोजनाओं और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ और उसके आसपास सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया, क्योंकि कस्बे की इमारतों में दरारें आ गई हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शहर का आज दौरा है और भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में वो निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने वाले शख्स शंकर मिश्रा को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। शंकर मिश्रा ने 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सफर के दौरान महिला सह-यात्री के साथ ये बदसलूकी की थी। महिला सह-यात्री की उम्र 70 साल है। इस मामले को लेकर पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। शंकर मिश्रा मुंबई का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ टीमें मुंबई भी भेजी थीं और उसकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली लाया जा चुका है। अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करेगी। शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी वेल्स फार्गो ने नौकरी से पहले ही निकाल दिया है।
कंझावला केस में दिल्ली पुलिस पर उठे सवालों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले के इंस्पेक्टर रैंक के सभी पुलिसकर्मियों को अपना लाइव लोकेशन साझा करने का आदेश दिया। उन्हें रात में 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक अपनी लाइव लोकेशन अपडेट करनी होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार रोहिणी जिले के डीसीपी गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने अपने मातहतों को भेजे संदेश में कहा कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की ड्यूटी के दौरान सभी थानों के थाना प्रभारी, एडिशनल और इंस्पेक्टर ब्रेवो इलाकों में गश्त करेंगे और अपने लाइव लोकेशन साझा करेंगे। इस संदेश में डीसीपी ने पुलिसकर्मियों से 3 चीजों पर जोर देने का आदेश दिया है: पेट्रोलिंग, लोकेशन शेयरिंग और थाने पर मौजूद रहना। आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी अपने डीसीपी की इजाजत के बिना पुलिस स्टेशन छोड़ नहीं सकेगा। बता दें 31 दिसंबर की रात को अंजलि की कार से घसीटे जाने से हुई मौत के बाद दिल्ली पुलिस घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि न्यू ईयर की रात पहले से ज्यादा अलर्ट और एक्टिव होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस आखिर उस वक्त कहां थी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी आखिरकार 15वें राउंड की वोटिंग के बाद शनिवार को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुन लिए गए। वो निवर्तमान स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जगह लेंगे। मैकार्थी 55वें स्पीकर होंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि प्रतिनिधि सभा में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है। बता दें 8 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत खो दिया था। 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटें घटकर 212 रह गईं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की बढ़कर 222 सीटें हो गईं। इसके बाद पेलोसी ने स्पीकर पद छोड़ने की मंशा जताई। 15वें दौर के मतदान में मैकार्थी ने 52 वर्षीय हकीम सेकेऊ जेफरीज को 216 के मुकाबले 212 मतों से हरा दिया। रिपब्लिकन मैकार्थी अपनी पार्टी के 6 विद्रोहियों के मैदान में होने के बावजूद बहुमत हासिल करने में सक्षम रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।